बच्चों, आज हम 22nd चैप्टर मानव पाचन तंत्र ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपको पता है हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। तो भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी कार्य करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं और साथ में भोजन कई अन्य कार्य भी करता है, जैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो भोजन जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो किससे मिलके बना होता है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। मेन जो कंपोनेंट होते हैं भोजन के, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा विटामिन, मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं फूड के? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये जो तीनों मेजर कंपोनेंट हैं ये हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी जो है इनको अवशोषित नहीं कर पाती है। इंटेक तो कर लेती है लेकिन उसको अवशोषित नहीं कर पाती है। तो इन जटिल भोज्य पदार्थों को इनके सरल जो है कार्बनिक पदार्थों में बदलना पड़ता है। इनके सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का क्या है? मोनोसैकेराइड है, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। इसी तरह फैट जो है इसका सरल जो सिंपल कंपोनेंट है वो क्या है? वसीय अम्ल है। प्रोटीन जो है वो किससे मिलके बने हैं? अमीनो अम्लों से। तो ये सारे क्या हैं? इनके सिंपल कंपोनेंट्स हैं। तो इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है। और ये जो सिंपल कंपोनेंट्स हैं ये कैसे होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, जिससे हमारी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन ये जटिल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और इनसॉल्युबल भी होते हैं जिनको हमारी बॉडी अवशोषित नहीं कर पाती। तो इनको बदलने की जो क्रिया है वो क्या है? पाचन है। और ये क्यों बदलना आवश्यक है? हमारी बॉडी इनको अवशोषित कर लेती है और उन्हीं अवशोषित भोज्य पदार्थों से हमें एनर्जी मिलती है। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में एंजाइमिक जल अपघटन के द्वारा जो है एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस के द्वारा ही बदला जाता है। और ये बदलने का कार्य एक सिस्टम करता है जो कि विभिन्न ऑर्गन से मिलके बना होता है। उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि शरीर का वह तंत्र या वे सिस्टम जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को उनके एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा, एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस द्वारा सरल और अवशोषण योग्य पदार्थों में बदल दिया जाता है। उन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहेंगे। अंगों के उस समूह को हम पाचन तंत्र कहेंगे, क्योंकि अंगों से मिलके ही तंत्र बनता है। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये किससे मिलके बना होता है? आहार नाल और जो सहायक पाचक ग्रंथियां हैं उनसे मिलके ये बना होता है। आहार नाल मुख से प्रारंभ होकर के गुदा तक फैली एक नलिका होती है और उसमें साथ जो है कई पाचक ग्रंथियां जो है वो पाई जाती हैं। तो अब हम आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल को डिटेल से देखते हैं। क्या है ये? एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है कि यह अग्रभाग से यानी मुख से प्रारंभ होकर शरीर के पश्च भाग यानी गुदा द्वारा जो है वो बाहर की ओर खुलती है। यानी मुख से गुदा तक फैली एक लंबी और कुंडलित पेशीय नलिका है, मस्कुलर ट्यूब है, क्योंकि इसमें मसल्स लगी होती हैं खुद की। ये अपनी चौड़ाई में और लंबाई में दोनों में जो है ये फैल सकती हैं और इसके लिए इसकी पेशियां जो होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं। तो ये लंबी और कुंडलित पेशीय नलिका होती है। इसकी जो लेंथ होती है जब मनुष्य जीवित अवस्था में होता है उस अवस्था में ये 4.5 यानी 4.5 मीटर लंबी होती है। लेकिन जब ह्यूमन डेड हो जाता है तो ये 7 से 8 मीटर हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी बताया आपको ये कैसी होती है? मस्कुलर होती है। मसल्स जो होती हैं वो डेड होने के बाद शिथिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी लंबाई जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना। जीवित अवस्था में इसकी लेंथ अलग है और जब मनुष्य मर जाता है, डेड हो जाता है, तो उस अवस्था में इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर होती है। आहार नाल या एलिमेंट्री जो कैनाल होती है ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि किन किन ऑर्गन से मिलके बनी होती है। सबसे पहले इसमें एक ओपनिंग होती है जिसे माउथ कहते हैं। उसके बाद ये मुख गुहिका या बकल कैविटी में खुलती है। ग्रसनी, ग्रसिका, स्टमक, अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में जो है वो एनस पाया जाता है। तो ये सारे ऑर्गन हैं जिससे मिलकर के ये एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बनती है। तो 1 बाय 1 हम जो है इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं माउथ या मुख।
ये क्या है, ये एक ओपनिंग है। जैसे किसी भी पाइप की अगर ओपनिंग होती है तो उसे क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। माउथ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यह ऊपरी और निचले ओष्ठों से द्वारा जो घिरा हुआ छिद्र होता है, जो ओपनिंग होती है, जो कि अपर और लोअर लिप्स के द्वारा जो होती है सराउंडेड होती है, उसे ही क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। और ये जो माउथ होता है ये किस में खुलता है, बकल कैविटी में खुलता है। बकल कैविटी हम दूसरा पार्ट लेते हैं। बकल कैविटी क्या है, एक ऐसी कैविटी है जो कि चारों तरफ से जो है वो कुछ चीज़ों से घिरी होती है। जैसे इसमें एक रूफ भी पाई जाएगी, फ्लोर भी होगा और साइड जो है वो जो लेटरल साइड्स हैं वो भी होंगी। तो बकल कैविटी की जो छत होती है वो किसकी बनी होती है, आप जैसे अपने माउथ को अगर फिंगर से ऊपर की तरफ टच करेंगे तो आप फील करेंगे उस चीज़ को। ऊपर की जो छत होती है इसकी वो बनी होती है पैलेट की, ठीक है, तालू जिसे कहते हैं पैलेट। आपने टच करके देखा होगा कि आगे की तरफ से जो पैलेट होता है वो खुरदरा होता है, जबकि पीछे की तरफ से कैसा होता है, कोमल होता है। तो हम कह सकते हैं जो बकल कैविटी है उसका जो ऊपरी भाग है यानी कि जो छत है उसका निर्माण पैलेट से होता है। और पैलेट जो होता है वो दो तरह का होता है, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट। क्लियर है। और बकल कैविटी की जो फ्लोर है, फर्श है उसका, वो बना होता है जीभ का, ठीक है। इसका जो फर्श होता है वो किसका बना होता है, जीभ या टंग का। टंग पे जो होती है स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो कि हमें खट्टे का, मीठे का, नमकीन, कड़वे स्वाद का अनुभव करवाती हैं। इसके अलावा जो है टेम्परेचर का, जैसे फूड जो है वो गर्म है, ठंडा है, उसका अनुभव भी करवाती हैं। स्पर्श का अनुभव कराती हैं, साथ साथ भोजन को मैस्टिकेट करने का जो कार्य करती हैं। इसके अलावा बकल कैविटी की जो हम साइड की बात करते हैं तो साइड में जो है वॉल पाई जाती हैं जिसे हम चिक भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये बकल कैविटी निर्मित होती है। और बकल कैविटी की जो साइड में आपने देखा होगा टिथ पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेन जो हम साइड की बात करेंगे, मेन क्या पाए जाते हैं, टिथ। तो हम टिथ का जो है वो डिटेल से देखेंगे किस प्रकार के होते हैं। मनुष्य के जो दांत होते हैं वो विषम दंती होते हैं, जिसे हेट्रोडोंट कहते हैं। विषम दंती दांत क्या होते हैं कि दांत जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसे दांतों को हम क्या कहते हैं, विषम दंती, यानी एक समान नहीं होते, सबका आकार वगैरह अलग अलग होता है। तो ऐसे दांत हेट्रोडोंट कहलाते हैं। दूसरा के द्विबार दंती होते हैं यानी डाइफायोडोंट होते हैं। द्विबार दंती यानी ऐसे दांत जो जीवन में 2 बार उत्पन्न होते हैं, ऐसे दांतों को द्विबार दंती दांत कहा जाता है। यानी जो पहले जो सेट आएगा उसे मिल्क टीथ या दूध के दांत कहा जाता है। और ये संख्या में कितने होते हैं, 20 होते हैं, क्योंकि इनमें जो प्रीमोलर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, प्रीमोलर्स इसमें नहीं पाए जाते। और इन दूध के दांतों के बाद जो दांत आते हैं उन्हें स्थायी दांत या परमानेंट टीथ कहा जाता है, जिनकी संख्या क्या होती है, 32 होती है। इसके अलावा जो मनुष्य के दांत होते हैं वो जबड़ों के गर्त में स्थित होते हैं, यानी जबड़ों के सिरे पर, जौ के सिरे पर नहीं लगे होते हैं, अंदर धसे हुए होते हैं। तो ऐसे दांतों को गर्तदंती या थिकोडोंट कहा जाता है, गर्तदंती दांत कहा जाता है। क्लियर है। अब आते हैं इनके प्रकार की ओर। 4 प्रकार के पाए जाते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। ये 4 प्रकार होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो ये चित्र में आपको बकल कैविटी दिखाई गई है। तो इसमें दांतों की जो व्यवस्था है वो दिखा रहे हैं हम। जैसे कि इसमें जो ऊपर की जो दांत हैं ये क्या कहलाते हैं, इंसाइजर, ठीक है। ये कौन से हैं, इंसाइजर हैं। संख्या में टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं, 4 ऊपर वाले जौ में और 4 नीचे वाले में। और मेन इनका कार्य क्या होता है, ये काटने का कार्य करते हैं। क्लियर है। दूसरे जो प्रकार के दांत हैं वो हैं कैनाइन्स। ये इंसाइजर के जो पार्श्व में लगे हुए हैं यही क्या हैं, कैनाइन्स हैं, ठीक है। ऊपर के जौ में कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 हैं, और नीचे वाले में कितने हैं, 2 हैं। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई, 4। और इनका जो कार्य होता है ये चीरने का कार्य करते हैं। जैसे कॉर्निवोरस में आपने देखा होगा, शेर में या कुत्ते में इनके जो ये कैनाइन्स होते हैं काफ़ी शार्प होते हैं और चीरने का कार्य करते हैं। उसके अलावा तीसरा प्रकार के दांत होते हैं प्रीमोलर्स, जो कि ये जो कैनाइन्स हैं इनके पीछे की तरफ स्थित हैं। ये जो 2 आप दिखाई दे रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं, प्रीमोलर्स।
और नीचे वाले जॉ में कितने हैं, 4 हो गए और ऊपर वाले में भी 4 हो गए। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई है, 8 हो गई है। और इनका जो कार्य होता है वो भोजन को चबाने का ये कार्य करते हैं। ठीक है, इनकी संख्या और कार्य याद रखना। और चौथा जो प्रकार है वो है मोलर्स, जो कि पीछे की तरफ स्थित है, ये आप देख रहे हैं, इन्हें कहते हैं मोलर्स। और ये संख्या में कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 इधर और 3 इधर, यानी 6 ऊपर हो गए और 6 ही नीचे हो गए, यानी इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 12। और ये भी क्या कार्य करते हैं, भोजन को चबाने का और पीसने का कार्य ये करते हैं। तो इनके कार्य और संख्या अच्छे से याद रखना। क्लियर है बच्चों। अब बात आती है दंत सूत्र की। तो ये देखिए, इसका क्वार्टर पार्ट देखिए आप, ये ऊपर वाला जॉ है इसको हाफ कर दीजिए। ठीक है, हाफ जो है वो इतना होगा। तो ऊपर जो इंसाइजर हैं वो कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, और कैनाइन कितने हैं, 1 हैं। ठीक है, ये 1/4 पार्ट हम ले रहे हैं टोटल कैविटी का, यानी ऊपर वाले जॉ का हाफ हो गया और टोटल कैविटी का 1/4। तो उसमें कैनाइन कितने हैं, 1 हैं। और प्रीमोलर की कितनी संख्या है, 2, और मोलर्स की कितनी है, 3। ठीक है, इसी तरह से नीचे वाले में भी अरेंज कर देंगे हम, और दोनों को, इन सबको जो है वो ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा, टिथ फार्मूला, वो कैसा आएगा, 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2, यानी इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 30। जो अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, दांत की संरचना, टिथ की स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की इसकी संभावना है। तो अच्छे से इसको स्टडी कीजिएगा। देखो, दांत जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, 3 जो है मेजर पार्ट है इसके। एक तो सबसे जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, दांत का सबसे ऊपरी भाग होता है जो कि जबड़े के बाहर की ओर स्थित होता है, इसे कहते हैं क्राउन या शिखर। ठीक है, जो कि जबड़े के बाहर पाया जाता है, ये इतना। उसके बाद जो है नेक, जो कि मसूड़े के द्वारा जो है दांतों का मध्य भाग घिरा हुआ रहता है, उसे कहते हैं ग्रीवा या नेक। और दांत का जो निचला भाग है इतना, ये जो है ये जबड़े के अंदर धंसा हुआ रहता है। ठीक है, इस पूरे भाग को कहते हैं दांत की जड़ या रूट। क्लियर है। तो 3 मेजर पार्ट हो गए। जो जबड़े के ऊपर है वो शिखर हो गया, जो मसूड़े के द्वारा घिरा हुआ मध्य भाग है ग्रीवा, और जो अस्थि में स्थित है, अस्थि के गर्त में पाया जाता है, उसे कहते हैं दांत की जड़ या रूट। अब इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण संरचनाएं होती हैं, जैसे कि जो दांत का शिखर है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कठोर पदार्थ से बनके बना होता है, जिसे कहते हैं एनामल। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। और ये जो है शरीर का भी सबसे कठोर भाग होता है, सबसे कठोर पार्ट होता है एनामल। ठीक है, जो वाइट कलर का आपको दांत के ऊपर दिखाई देता है वो क्या है, एनामल है। ठीक है, शिखर जो है इसी पदार्थ का बना होता है। उसके अलावा दूसरा है डेंटिन। ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं डेंटिन। ये क्या है, ये दांत जो है अस्थि के समान कठोर पदार्थ से मिलके बना होता है, जिसे डेंटिन कहते हैं। अस्थि के समान होता है ये। उसके बाद आप बीच में ये आप पार्ट देख रहे हो, इसे कहते हैं पल्प कैविटी, मज्जा गुहा। ठीक है, पल्प कैविटी या मज्जा गुहा। ये जो होता है दांत का सेंटर पार्ट होता है, और इसमें जो है कई प्रकार की संरचनाएं होती हैं, जैसे कि इसमें जो है ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं, दंत कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इसके अलावा जो है ब्लड वेसल्स होती हैं, और तंत्रिकाएं भी जो है, नर्व्स भी पाई जाती हैं इसमें। और इसके आधार भाग में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है, जिसे रूट छिद्र या शीर्ष जो है ये छिद्र कहा जाता है, एपिकल पोर भी कहा जाता है, शीर्ष छिद्र। इसके माध्यम से क्या होता है, इस छिद्र द्वारा जो दांत को रक्त है, ब्लड है, और जो तंत्रिकी संवहन है वो जो है इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, उनकी सक्रियता से दंत के जो आकार है, जो इसका साइज़ है, उसमें भी ग्रोथ होती है, और एक निश्चित आयु के पश्चात जो है ये कोशिकाएं इनएक्टिव हो जाती हैं, जिससे दांत का विकास जो है आगे की तरफ रुक जाता है। और दंत कोशिकाएं जो होती हैं ये साथ में ये डेंटिन पदार्थ का स्रावण भी करती हैं। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना इस चीज़ को। इसके अलावा जो रूट को घेरे हुए एक पार्ट आप देख रहे हो, ये येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है,
ये जो होता है ये भी अस्थि के समान पदार्थ होता है जिसे कहते हैं सीमेंट, जो कि रूट को सराउंडेड रहता है, गर्त मूल को जो है गर्त में स्थिर रखने का कार्य ये करता है। तो इस प्रकार से ये दांत की संपूर्ण संरचना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसका चित्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। शॉर्ट नोट्स जो है इस पे आ सकते हैं, तो इस टॉपिक को बच्चों अच्छे से आप तैयार कर लेना।